हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल केम मास्टर बाय नीरज महाजन। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम स्टडी करेंगे अपना चैप्टर बायोमोलिक्यूल्स। अब ये हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा स्कोरिंग है। शायद सीबीएसई वाले ने ना इसीलिए ये चैप्टर हमारे लिए रख दिया है, क्योंकि बच्चों को लोअर क्लासेस में उन्होंने पढ़ा हुआ है और उनको ऑलमोस्ट ये सारी चीज़ें उनके साथ फेमिलियर होती हैं एंड दे नो हाउ टू अटेम्प्ट दीज क्वेश्चंस। तो ऑलमोस्ट सारे स्टूडेंट्स को ये चैप्टर बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लगता है एंड सभी के जो है 6-7 मार्क्स इसमें से अच्छी तरह से आ जाते हैं। बट जरूरत किस चीज की है कि आपको ये चैप्टर थॉरोली एक बार तो बहुत अच्छी तरह से आपको ये चैप्टर पढ़ना है। आप अच्छी तरह से वीडियो देखकर भी इस चैप्टर को समझ सकते हो और अगर आपने ये वीडियो देख लिया तो आप हर एक क्वेश्चन का बहुत क्लियरली आंसर दे सकते हो। और मैंने अपनी इस वीडियो में सारे के सारे क्वेश्चन जो आपको सीबीएसई में या पंजाब बोर्ड में हर एक जो भी आपको बोर्ड्स में पूछे जाते हैं, बहुत अच्छी तरह से मैंने आपको ये सारे के सारे क्वेश्चन एक्सप्लेन करे हैं। एंड मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स भी दे रही हूँ साथ साथ में, तो आप अच्छी तरह से इस वीडियो को देखिए। सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। सो नाउ वी आर डिस्कसिंग बायोमोलिक्यूल्स। अब बायोमोलिक्यूल्स क्या होते हैं? बायो का मतलब क्या होता है? लिविंग। हमारी बॉडी, हम लिविंग बींग्स हैं। मॉलिक्यूल्स इन मॉलिक्यूल्स। नाउ बायोमोलिक्यूल्स क्या है? दीज आर द मैक्रोमोलिक्यूल्स, बहुत बड़े बड़े, ठीक है। दीज आर द मैक्रोमोलिक्यूल्स विच आर प्रेजेंट इन आवर बॉडी एंड दे आर रिक्वायर्ड फॉर द इसेंशियल ग्रोथ ऑफ आवर बॉडी। तो बायोमोलिक्यूल्स में हमें क्या क्या स्टडी करना है? सो फर्स्टली वी विल डिस्कस कौन कौन से बायोमोलिक्यूल्स हमारी बॉडी में होते हैं। लाइक कार्बोहाइड्रेट्स, नाम सुना है ना आपने लोअर क्लासेस में से। इस चैप्टर को तो देखते ही बच्चे खुश हो जाते हैं कि अरे ये सारी चीजें तो हमें आती हैं। देन हमारे पास क्या आते हैं? प्रोटीन्स, देन न्यूक्लिक एसिड्स, उसके बाद हमारे पास आते हैं एंजाइम्स, सो दीज आर द बायोमोलिक्यूल्स। देन वाइटामिन्स, वाइटामिन्स के बारे में भी आपको पता है, वाइटामिन्स क्या होते हैं, एबीसीडी तो छोटे छोटे बच्चों को पता है। तो हम अपने इस चैप्टर में इन सारी चीजों का मैं बहुत अच्छी तरह से आपको बहुत कम टाइम में और बहुत अच्छी तरह से आपको एक्सप्लेन करूंगी ताकि आप हर क्वेश्चन का इजीली आंसर दे सके। सो लेट्स स्टार्ट आवर फर्स्ट बायोमोलिक्यूल, दैट इज द कार्बोहाइड्रेट। अब कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? नाम सभी ने सुना है, कार्बोहाइड्रेट। राइस आप खाते हो, जितने भी स्टार्च, कार्बोहाइड्रेट जो है वो क्या होते हैं? सेक्राइड्स, ठीक है। ये हमारे इंस्टेंट एनर्जी गिविंग फूड होते हैं। अगर आपको कार्बोहाइड्रेट्स की डेफिनेशन देनी हो तो ये क्या आप दोगे? दीज आर द ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड, these are optically active compound. Clear? What are carbohydrates? These are optically active compounds and these are polyhydroxy, polyhydroxy aldehydes और ketones। तो डेफिनेशन क्लियर हो गई। एक तो ये ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। ऑप्टिकली एक्टिव का मीनिंग क्या होता है? जिसमें कायरल कार्बन हो। सेकंड, दीज आर द पॉलीहाइड्रोक्सी। पॉलीहाइड्रोक्सी मींस एक से ज्यादा OH ग्रुप होना, एल्डिहाइड ग्रुप होना या कीटो ग्रुप होना। तो चलिए, आई एम राइटिंग द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या है? C6H12O6। so this is the structure of glucose। अब आप चेक करते हो कि क्या ये डेफिनेशन के साथ मैच कर रहा है हमारा जो स्ट्रक्चर हमने लिखा है। अब आप चेक करिए जल्दी से, क्या इसमें मोर देन 1 OH है? आंसर इज यस। क्या इसमें एल्डिहाइड लगा है? बिल्कुल लगा है। तो हमारी डेफिनेशन क्लियर हो गई। नाउ एल्डिहाइड लगा है, यस। मोर देन 1 OH है, यस। फिर मैंने बोला है ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। ऑप्टिकली एक्टिव का मीनिंग क्या होता है? जिसमें कायरल कार्बन हो। अब कायरल कार्बन का मीनिंग क्या है? एक ऐसा कार्बन जिसके आसपास 4 डिफरेंट ग्रुप लगे हों। तो अब हम चेक करेंगे कि हमारे ग्लूकोज के अंदर कितने कायरल कार्बन हैं। ये हमारा कायरल है, ये कायरल है, ये कायरल है, ये कायरल है। ये आपके 1 मार्क का क्वेश्चन है। हाउ मेनी कायरल कार्बन्स आर प्रेजेंट इन ग्लूकोज? आंसर इज 4 कार्बन्स। तो इट इज, इसीलिए 4 कार्बन जो है दीज आर कायरल। तो मैंने यहाँ पर आपको दिखा भी दिया है। सो ग्लूकोज को हम क्या बोलते हैं? ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। क्लियर? 4 कार्बन है और हमने इसकी डेफिनेशन को अच्छी तरह से क्लियर कर दिया है। अब नेक्स्ट वी विल डू द क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो 3 तरह के होते हैं। मोनोसेक्राइड्स, सेक्राइड्स का मीनिंग क्या होता है? शुगर्स, ओके, स्वीट शुगर्स। मोनोसेक्राइड्स, डाइसेक्राइड्स एंड थर्ड है हमारा पॉलीसेक्राइड, पॉलीसेक्राइड्स।
चलिए अब हम डिस्कस करेंगे बारी बारी से मोनो, डाई एंड पॉलीसेकेराइड्स क्या होते हैं। जो हमारा ग्लूकोज है इट इज मोनोसेकेराइड। और मोनोसेकेराइड कौन कौन से होते हैं? ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ग्लैक्टोज, ये हमारे क्या हैं? मोनोसेकेराइड्स हैं। और इन सभी का फॉर्मूला क्या होता है? C6H12O6। तो व्हाट आर मोनोसेकेराइड्स? अगर आपको मोनोसेकेराइड्स की डेफिनेशन देनी पड़े तो आप क्या लिखोगे? मोनोसेकेराइड जो क्या है? दीज आर द सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट्स, these are the simplest carbohydrates which are not undergoing any hydrolysis. क्लियर? हाइड्रोलिसिस के बाद इनमें से कोई भी स्मॉलर सब यूनिट नहीं निकलती है। सो दीज आर द सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट्स। कौन होते हैं? मोनोसेक्राइड्स। मोनोसेक्राइड्स because they do not get dissociated into simple units. They do not undergoes dissociation into सिंपल यूनिट्स, क्योंकि ये सेल्फ जो है वो सिंपल यूनिट है। हम जो है C6H12O6 को 1 यूनिट मानते हैं। अगर आप इसको डिकम्पोज करते हो, डिसोसिएशन करते हो, हाइड्रोलिसिस करते हो तो इसमें से कोई भी स्मॉलर यूनिट्स नहीं निकलती। ये सेल्फ एक जो है वो हमारी स्मॉलर यूनिट है। ग्लूकोज क्या है? स्मॉलर यूनिट है, इसीलिए इसको हम मोनो बोला। मोनो मीन्स 1, इसको हम 1 कंसिडर करते हैं। तो इसकी अगर आप फर्दर हाइड्रोलिसिस करते हो तो इसमें से और कोई भी स्मॉलर यूनिट जो है वो नहीं निकलती है। तो इसलिए ग्लूकोज जो क्या है? इट इज मोनोसेकेराइड। तो ये हमारा ग्लूकोज है। सेकंड हमारा मोनोसेकेराइड क्या है? फ्रक्टोज है। फ्रक्टोज और ग्लूकोज में डिफरेंस क्या है? ग्लूकोज में CHO एल्डिहाइड ग्रुप होता है, फ्रक्टोज में कीटो ग्रुप लगा होता है। दिस इज द डिफरेंस, अदरवाइज सेम इसका फॉर्मूला है C6H12 एंड O6। क्लियर? नेक्स्ट आते हैं हमारे डाइसेक्राइड्स। डाइसेक्राइड्स क्या होते हैं? डाइसेक्राइड्स आर मेड अप ऑफ 2 मोनोसेक्राइड्स। दीज आर मेड अप ऑफ 2 मोनोसेक्राइड्स। मींस जब आप इसको डिसोसिएट करोगे, इसको हाइड्रोलाइज करोगे तो इसमें से 2 मोनोसेक्राइड्स निकलेंगे। फॉर एग्जांपल सुक्रोज। सुक्रोज को अगर आप हाइड्रोलाइज करते हो इन अंडर एसिडिक एनवायरनमेंट, यू विल गेट ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज। जो शुगर आप खाते हो उसको क्या बोलते हैं? सुक्रोज। सुक्रोज का फॉर्मूला क्या होता है? C12H22O11। ये डिसोसिएशन के बाद हाइड्रोलिसिस आपने कर दी है इसकी आप हाइड्रोलाइज जब करते हो तो यू विल गेट C6H12O6 प्लस C6H12O6। फॉर्मूला सेम है लेकिन ये ग्लूकोज है और ये आपका फ्रक्टोज है। क्लियर? देन हमारे पास और डाइसेक्राइड्स कौन से हैं? हमारे पास लैक्टोज है, हमारे पास माल्टोज है। सो दीज आर अगेन डाइसेक्राइड्स। नेक्स्ट हमारे पास जो टाइप आती है दैट इज द पॉलीसेक्राइड्स। अब पॉलीसेक्राइड्स क्या होते हैं? पॉली नेम से ही क्लियर है। दीज सेक्राइड्स अंडरगोज हाइड्रोलिसिस एंड लिबरेट नंबर ऑफ मोनोसेक्राइड्स यूनिट्स। इनकी जब हाइड्रोलिसिस करते हो तो इसमें बहुत सारी मोनोसेक्राइड यूनिट्स निकलती हैं। पॉलीसेक्राइड का हमारे पास एग्जाम्पल क्या है? स्टार्च। व्हाट आर पॉलीसेक्राइड्स? These on hydrolysis liberate number of monosaccharides units। तो डेफिनेशन भी आनी चाहिए आपको। मोनोसेक्राइड्स यूनिट्स। तो सपोज हमारे पास अगर स्टार्च है, स्टार्च का फॉर्मूला क्या होता है? C6H10O5। ये आपके पास स्टार्च है। स्टार्च क्या है? इट इज ए पॉलीमर। पॉलीमर किसका है? पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज। क्लियर? तो इसकी अगर आप हाइड्रोलिसिस करते हो यू विल गेट n नंबर ऑफ ग्लूकोज। तो ये पॉलीमर था, ये किस में ब्रेक हो जाता है? मोनोमर्स में, और इसका मोनोमर क्या है? ग्लूकोज है। सो ये थी हमारी क्लासिफिकेशन, जस्ट इंट्रोडक्शन, मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड एंड पॉलीसेक्राइड्स क्या होते हैं। अभी हमने डिटेल में किसके बारे में पढ़ना है? ग्लूकोज के बारे में। ठीक है, हमारे सिलेबस में ग्लूकोज है जो मोनोसेक्राइड्स है। बाकी मोनोसेक्राइड्स का हम नहीं पढ़ेंगे, हम डिटेल में इसका स्ट्रक्चर भी पढ़ेंगे और इसके रिएक्शंस भी पढ़ेंगे, कुछ रिएक्शंस जो हमारे सिलेबस में है। सो फर्स्टली आई विल टेक द ग्लूकोज। सबसे पहले मैं यहाँ पर फॉर्मूला लिखती हूँ।
So this is the formula of glucose. ये आपको सभी को पता होना चाहिए. This is the open chain structure of glucose. ये तो ये हमने ग्लूकोज है, इसमें 4 कायरल कार्बन्स होते हैं, ये मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है. एल्डिहाइड ग्रुप होता है हमारे ग्लूकोज में, ठीक है. एंड कितने इसमें 5, इसमें OH ग्रुप भी है. अब हमारे पास कुछ टर्म्स आती हैं, दैट इज अ रिड्यूसिंग शुगर एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर. रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर. अब रिड्यूसिंग शुगर क्या होती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका 1 मार्क का. अगेन रिड्यूसिंग शुगर क्या है? द शुगर्स विच रिड्यूस फेलिंग सॉल्यूशन. हमने एल्डिहाइड्स में पढ़ा है ना, फेलिंग सॉल्यूशन क्या होता है? 2 सॉल्यूशंस का कॉम्बिनेशन होता है, aqueous solution of copper sulfate and alkaline solution of sodium potassium tartrate and Tollens reagent. अब Tollens reagent क्या होता है? It is a ammonical solution of silver nitrate. तो जो सैकराइड्स इन दोनों सॉल्यूशंस को रिड्यूस कर देते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? रिड्यूसिंग शुगर. तो ग्लूकोज क्या है? इट्स अ रिड्यूसिंग शुगर. ग्लूकोज एंड जिसमें भी एल्डिहाइड होगा, सो ग्लूकोज इज रिड्यूसिंग शुगर. क्लियर? एंड दोज शुगर्स व्हिच डू नॉट रिड्यूस फेलिंग एंड टॉलरेंस, उनको हम क्या बोलते हैं? नॉन रिड्यूसिंग. सो नॉन रिड्यूसिंग में क्या आ जाएगा? दोज व्हिच डू नॉट रिड्यूस which do not reduce failing and tolerant, they are called non reducing. और इसका एग्जांपल हम क्या दे सकते हैं? सुक्रोज. सुक्रोज कौन सी शुगर है? इट्स अ नॉन रिड्यूसिंग शुगर. सो ये दोनों टर्म्स की भी आपको बहुत नॉलेज होनी चाहिए. ये आपके 1 मार्क के अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से आता है कि रिड्यूसिंग क्या है? जो फेलिंग और टॉलरेंट को रिड्यूस कर देती है वो रिड्यूसिंग है, जो नहीं करती है वो नॉन रिड्यूसिंग है. सो लेट्स डिस्कस द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज. अभी हमने बताया ग्लूकोज में 4 जो है कायरल कार्बन है, और कायरल कार्बन मींस इसको हम सिमेट्रिकल कार्बन्स भी बोलते हैं. 1 एल्डिहाइड ग्रुप है, CHO लगा है टॉप पर. 5 इसके पास OH ग्रुप्स हैं. सो इट इज अ पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड. तो ये हमने, एंड इट इज ऑप्टिकली एक्टिव आल्सो. अब जो ग्लूकोज है ये 2 फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है. इट एग्जिस्ट इन 2 फॉर्म्स, D and L, कैपिटल D एंड कैपिटल L. अब ये आपने कैसे बताना है? ये जो आपका 6 कार्बन है, हमने कार्बन की नंबरिंग करी, दिस इज 6, दिस इज 5. इस कार्बन के पास ये जो OH वाला 5th कार्बन का जो OH है, इफ द OH on 5th कार्बन, if the OH on 5th कार्बन is towards right side, is called D-glucose, and if the OH is towards the left side, अभी मैं L कॉन्फ़िगरेशन लिख रही हूं, ध्यान से देखिए. इस तरह से हम क्लियरली D एंड L कॉन्फ़िगरेशन जो है वो लिख सकते हैं. ठीक है, ये तो था D में क्या होता है? OH इज ऑन द राइट साइड. अब मैंने क्या करा? OH को मैंने लेफ्ट पर लिख दिया. सो ये मेरी कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी? L ग्लूकोज. सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन D एंड L. क्लियर? सो दिस इज L और ये थी हमारी D. ये हमारी D है और ये हमारी L है. सो विद रिस्पेक्ट टू योर 6 कार्बन, जो 5th कार्बन का OH है, अगर राइट साइड पे होगा तो D कॉन्फ़िगरेशन, अगर लेफ्ट पर होगा तो L कॉन्फ़िगरेशन. चलिए नेक्स्ट, प्रेपरेशन ऑफ ग्लूकोज. अब प्रेपरेशन जैसे मैंने आपको बताया, अगर आप सुक्रोज को हाइड्रोलाइज करते हो यू गेट ग्लूकोज, अगर आप स्टार्च की हाइड्रोलिसिस करते हो यू गेट ग्लूकोज. ग्लूकोज इज ऑल अदरवाइज इट इज आल्सो कॉल्ड ग्रेप शुगर आल्सो. तो ग्रेप्स में से भी मैक्सिमम जो है वो ग्लूकोज बनती है. सो 2 मेथड कौन से हैं? फर्स्ट है बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज, सुक्रोज C12 H22O11, ये मैंने पहले भी लिखा था. आपने इसकी हाइड्रोलिसिस कर ली है, एसिडिक एनवायरनमेंट दिया है, यू गेट ग्लूकोज. ऐसे भी आप लिख सकते हो, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज. तो यहाँ से आपका ग्लूकोज मिल गया.
सेकेंड है आपका स्टार्च C10H6O5, ये आपका पॉलीमर है। आपने इसकी भी हाइड्रोलिसिस करी है अंडर एसिडिक एनवायरनमेंट, यू गेट n नंबर ऑफ glucose. Clear? So these are the different ways by which you get the glucose. So these two are the important ones. ये तो थी हमारी प्रेपरेशन ऑफ ग्लूकोज। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चंस आते हैं, ग्लूकोज के 4-5 रिएक्शंस हैं बच्चे, उनमें से कुछ 2 रिएक्शंस तो हर बार मतलब वो आने ही आने, किसी सेट में वो चारों के चारों रिएक्शंस किसी ना किसी सेट में डिफरेंट फॉर्म्स में वो आते हैं। सो नाउ वी आर डूइंग द रिएक्शंस गिवन बाय ग्लूकोज। और क्वेश्चन कैसे आता है? फर्स्ट क्वेश्चन, मैं आपको क्वेश्चन डायरेक्टली क्वेश्चन बता रही हूँ। हाउ विल यू जस्टिफाई ग्लूकोज इज ए स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर? ठीक है, हमें क्या देना है? स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर के बारे में जस्टिफिकेशन देनी है। फर्स्ट क्वेश्चन किसके बारे में है? स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। इसके लिए क्या है, मैं ग्लूकोज का स्ट्रक्चर लिख रही हूँ, इसको हम कंडेंस्ड फॉर्म बोलते हैं। दिस इज ग्लूकोज। ग्लूकोज को आपने ट्रीट किया है हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ रेड फास्फोरस, एंड आई विल गेट, ये क्वेश्चन तो हर बार आता है, सो वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर? यू गेट हेक्सेन, आपके पास हेक्सेन बन गई है। सो इट प्रूव्स ग्लूकोज इज ए स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर। सेकेंड क्वेश्चन जो पूछा जाता है, हाउ विल यू प्रूव ग्लूकोज एज 5OH? अब मैंने क्या प्रूव करना है? 5OH ग्रुप्स ग्लूकोज के पास हैं। इसका सेकेंड क्वेश्चन, अगेन आई एम राइटिंग द स्ट्रक्चर, बहुत इजी से हैं एंड इट्स वेरी इजी टू गेट 7 मार्क्स फ्रॉम दिस चैप्टर। किसी भी बच्चे के वो 7 के 7 मार्क्स, किसी का भी एक भी मार्क्स जो है उसमें से जाना नहीं चाहिए। तो इस वीडियो को आपने बहुत अच्छी तरह से देखना है। इसको हमने किसके साथ ट्रीट करा है? एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ। अब एसिटिक एनहाइड्राइड इन पहले बच्चों को पता होता, जब 2 एसिडिक एसिड आप ज्वाइन करते हो और उसमें से एक वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाता है, देन वी गेट एसिटिक एनहाइड्राइड। जब आप इसको एसिडिक एनहाइड्राइड के साथ आपने ट्रीट करा है, तो आप क्या देखते हो, क्या बनेगा इसमें? दिस प्लस जो बाकी के रेस्ट ऑफ एसिटेट हैं वो इस तरह से एसिटिक एसिड बन के बाहर निकल जाएंगे। तो ये हमारे पास क्या स्ट्रक्चर बन गया है? पेंटा एसिटेट मिला है मुझे। क्लियर? तो फॉर्मेशन ऑफ पेंटा एसिटेट इंडिकेट्स देयर आर 5OH group in the formula of, in the structure of glucose. Next reaction is what will happen if glucose is treated with bromine water? ब्रोमीन वाटर के साथ, ब्रोमीन वाटर क्या है? इट्स ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सो अगेन आई एम राइटिंग द रिएक्शन। ये कुछ 4-5 रिएक्शंस हैं जो आपको हर हाल में आपको बस अच्छी तरह से रट लेने हैं। मैंने इसको ब्रोमीन वाटर के साथ ट्रीट किया है क्योंकि ये ऑक्सीडेशन करता है, ये आपके एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज कर देगा। सो आई विल गेट, ठीक, इसका नेम क्या है? ग्लूकोनिक एसिड। ग्लूकोनिक एसिड। अगर मैं स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट थोड़ा सा और यूज कर रही हूँ, मैंने यूज कर लिया नाइट्रिक एसिड। क्लियर? मैंने क्या यूज करा? नाइट्रिक एसिड। अब क्या होगा? एल्डिहाइड भी ऑक्सीडाइज हो जाएगा एंड जो आपका नीचे ये वाला आपका एल्कोहल भी, मैंने इसको किसके साथ ट्रीट कर दिया? HNO3 के साथ। नाउ ऊपर और नीचे वाला जो आपका कार्बन है, फर्स्ट एंड सिक्स कार्बन, इसमें चेंज हो गए वो कार्बोक्सिल ग्रुप में। तो इसका नेम क्या होगा आपका? सैकरिक एसिड। So this is the difference between gluconic and saccharic acid. So these are the very important reactions जो आपको हर हाल में करने हैं। नेक्स्ट बच्चे हमारे पास क्वेश्चन आता है, हम ग्लूकोज का साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाते हैं, ठीक है? तो व्हाई देयर इज नीड ऑफ साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज? नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको हर हाल में आना चाहिए, व्हाई देयर इज नीड ऑफ साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज? हम ज्यादातर साइक्लिक स्ट्रक्चर ग्लूकोज के लिखते हैं। जो ग्लूकोज के साइक्लिक स्ट्रक्चर में हम 2 तरह के अगेन उसमें आ जाते हैं आंसर, वो मैं बाद में चलो बताती हूँ। पहले तो क्यों नीड है, हमें ग्लूकोज के साइक्लिक स्ट्रक्चर की नीड क्यों है? फर्स्ट आंसर ये है कि जो हमारा ओपन चेन स्ट्रक्चर है, इसने बहुत सारी हमें चीजें बताई, बहुत ज्यादा एग्जाम्पल्स भी हमें दिए, हमारे बहुत सारी हमारी जस्टिफिकेशंस भी, इसने हमारे डाउट्स भी क्लियर करे। बट
there are lot of reactions of aldehyde which are not given by the open chain structure of glucose. ठीक है, lot of reactions of aldehydes, lot of reactions of aldehydes are not given by glucose, like NH3 के साथ रिएक्ट नहीं करता, ठीक है, 2,4-DNP टेस्ट नहीं देता, देन ये सोडियम बाइसल्फाइड के साथ भी रिएक्ट नहीं करता, जबकि एल्डिहाइड करता है। फर्स्ट हमारा ये रीजन हो गया। सेकंड, जो हमारा ग्लूकोज है, इट एग्जिस्ट इन टू फॉर्म्स। जब अगर इसकी हमने इसको ऑप्टिकल एक्टिव बोला है। अब जो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है वो रोटेशन शो करता है, ठीक है। इट कैन रोटेट द लाइट टुवर्ड्स द राइट, इट कैन रोटेट द लाइट टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड आल्सो। तो इनकी जो दो फॉर्म्स हैं, दैट इज अल्फा एंड बीटा। अल्फा की जो स्पेसिफिक रोटेशन है वो 111 डिग्री है और इसकी है 19.5। तो जब आप इसको पानी में डालते हो तो इसकी स्पेसिफिक रोटेशन जो है वो कम होना शुरू हो जाती है और इसकी स्पेसिफिक रोटेशन बढ़नी शुरू हो जाती है। और जब ये रोटेशन जो है 52.5 डिग्री पर नहीं आ जाती तब तक ये चलता रहता है, ठीक है, रोटेशंस का इंक्रीज और डिक्रीज अंटिल इट गेट इक्विलिब्रियम। जब इक्विलिब्रियम आता है तो इसकी स्पेसिफिक रोटेशन इतनी हो जाती है और इस चीज को हम क्या बोलते हैं, म्यूटा रोटेशन। अगेन 1 मार्क का क्वेश्चन आता है, the change in specific rotation of alpha and beta D glucose till they get equilibrium is called mutarotation। तो ये अगेन ड्रॉबैक हो गया। तो इस तरह से हमारे कुछ और भी रिएक्शंस हैं, तो एटलीस्ट आपको मिनिमम 2 जस्टिफिकेशंस पता होनी चाहिए। ये तो आपको हर हाल में पता होना चाहिए, दूसरा ये पता होना चाहिए, तीसरा एक और रीजन भी है कि ग्लूकोज जो है मिथाइल ग्लूकोसाइड बनाता है और जो इसके 2 आइसोमर्स होते हैं मिथाइल ग्लूकोसाइड, तो वो भी बहुत सारे रिएक्शंस हैं जो एल्डिहाइड के नहीं देता। ग्लूकोज फॉर्म मिथाइल ग्लूकोसाइड, मिथाइल ग्लूकोसाइड, it has 2 isomers which exist in equilibrium form and do not give reactions of aldehyde. So these are the reasons for which we get need of cyclic structure of glucose. अब जो cyclic structure है, ये हमारे पास कुछ 2-3 सॉलिड रीजन थे जिनकी वजह से हमें साइक्लिक स्ट्रक्चर की जरूरत पड़ी। नाउ साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, इट एग्जिस्ट इट 2 फॉर्म्स। फर्स्ट है हमारा पिरेनॉस स्ट्रक्चर, पिरेनॉस, इसमें 6 मेंबर्ड रिंग होती है ये, और दूसरी होती है फ्यूरॉन स्ट्रक्चर, इसमें 5 मेंबर्ड रिंग होती है। We will discuss pyranose structure। अब pyranose structure में क्या है, जो फर्स्ट कार्बन है एंड जो 5th कार्बन है, ठीक है, फर्स्ट एंड 5th कार्बन दे विल फॉर्म हेमी एसिटल, जो हमने ऑलरेडी अपने एल्डिहाइड में पढ़ा है। क्लियर, ये आपस में लिंकेज करेंगे और हेमी एसिटल बनाएंगे। तो अब हम देखते हैं, एंड जब वो हेमी एसिटल बनाते हैं तो इट गिव्स 2 फॉर्म्स, अल्फा एंड बीटा। जैसे हमने ओपन स्टेट स्ट्रक्चर लिखा था तो उसमें थी हमारी कैपिटल डी एंड कैपिटल एल। इसमें जो 2 हमारी फॉर्म्स आएंगी वो क्या है, हमारी अल्फा एंड बीटा। अब इस जो स्ट्रक्चर है इसमें आपको मैं क्या बताने जा रही हूँ, आप ध्यान से देखिए। पहले तो आपने 6 मेंबर्ड रिंग बनानी है, जस्ट लाइक बेंजीन जैसे होती है। ये आपकी ऑक्सीजन, ये आपका फर्स्ट कार्बन, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड 5th, ठीक है। क्लियर, सो ये है हमारा ग्लूकोज का साइक्लिक स्ट्रक्चर। अब इस स्ट्रक्चर को आप अच्छी तरह से ध्यान से देखिए। फर्स्ट कार्बन में आपका OH नीचे है, क्लियर, ध्यान से देखिए।
फर्स्ट कार्बन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड दिस इज सिक्स कार्बन। फर्स्ट कार्बन में आपका OH नीचे है। अब मैं इसकी दूसरी फॉर्म बनाने जा रही हूँ। आपको सॉरी, हमने हेक्सागोनल रिंग बनानी है। दिस इज ऑक्सीजन। अब यहाँ पर जो OH है वो ऊपर चला गया है, ठीक है। बाकी सारी चीजें सेम आएंगी। फर्स्ट कार्बन में हमारा जो है OH नीचे है, इधर OH नीचे है। ओहो, क्लियर, ये OH ऊपर है, नीचे है। सो दिस इज द स्ट्रक्चर। बाकी सारा स्ट्रक्चर इसमें सेम लिखना है हमने। नाउ बच्चे ध्यान से देखिए, दिस इज द फर्स्ट कार्बन, दिस इज अल्फा, दिस इज बीटा। अल्फा में क्या है, फर्स्ट कार्बन में जो OH है वो नीचे है, बीटा में जो OH ऊपर है। अब दोनों फॉर्म्स में बाकी सारे का सारा स्ट्रक्चर सेम है, बट द डिफरेंस अराइजेस ओनली ऑन द फर्स्ट कार्बन। तो यहां से हमारी एक डेफिनेशन निकलती है, आपको क्वेश्चन आता है इसी से रिलेटेड, व्हाट डू यू मीन बाय एरोमेरिक कार्बन। मैं आपके सारे क्वेश्चंस आपको साथ साथ आपको बताती जा रही हूँ। काइंडली यू कैन नोट डाउन दीज क्वेश्चंस, दीज आर द very important questions and every time you get questions of this type, आप PVQ चेक करते हो तो आपको पिछले जो भी आपके पुराने पेपर्स हैं, मॉडल टेस्ट पेपर्स हैं, आप उनमें चेक करिए। ये PYQs में आपको ये सारे के सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो क्वेश्चन क्या है आपका, व्हाट आर एनोमर्स। अब एनोमर्स क्या होते हैं, when the two configurations differ around the configuration just first carbon atom, when the two configurations of glucose differ by configuration around first carbon atom, they are called, that carbon is said to be the anomeric carbon। क्लियर, आपको समझ में आ गया। तो ये दोनों जो हमारे ये क्वेश्चन है, व्हाट आर एनोमर्स। सो दिस कार्बन, ये जो कार्बन है कार्बन 1, ठीक है, C1 कार्बन इज कॉल्ड anomeric carbon because alpha and beta ग्लूकोज साइक्लिक स्ट्रक्चर जो आपने बनाया है डिफर बाय कॉन्फ़िगरेशन अराउंड दिस कार्बन, अराउंड दिस कार्बन, बिकॉज अल्फा में OH नीचे है, बीटा में OH ऊपर है। सो दीज आर द टू, दीज आर द एनोमर्स एंड दिस, ये कार्बन क्या है, एनोमर कार्बन, एनोमेरिक कार्बन है। और दीज आर द टू डिफरेंट फॉर्म्स वेयर वी गेट different arrangement of OH on the at the lower side and on the upper side. So this is called anomeric carbon. So ये थी हमारी मोनोसेक्राइड्स के बारे में। Now we'll discuss disaccharides। डाइसेक्राइड्स जैसे मैंने आपको पहले इंट्रोडक्शन में बताया था, डाइसेक्राइड्स क्या होते हैं, these are the carbohydrates which on hydrolysis give two monosaccharides units। डाइसेक्राइड्स ये ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ, ठीक है। these give on hydrolysis give two monosaccharides, give two monosaccharides। फर्स्ट मैं एग्जांपल ले रही हूँ सुक्रोज। सुक्रोज जो है वो हाइड्रोलिसिस के बाद हमें क्या देता है, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज। सेकेंड आपका जो है दैट इज लैक्टोज। लैक्टोज कहाँ पाया जाता है, मिल्क शुगर, क्लियर, जो हमारे दूध की मिठास है दैट इज ड्यू टू द लैक्टोज शुगर। इट इज मेड अप ऑफ ग्लूकोज एंड गलैक्टोज। गलैक्टोज भी मोनोसेक्राइड है। नेक्स्ट इज माल्टोज। माल्टोज, इसकी आप अगर हाइड्रोलिसिस करते हो, माल्ट शुगर जिसको हम बोलते हैं, इट गिव्स ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज। सो दीज थ्री आर द डाइसेक्राइड्स। और आपने देखा ये कैसे हमें मोनोसेक्राइड्स यूनिट्स दे रखी होती हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आपका जो क्वेश्चन आता है, व्हाट डू यू मीन बाय ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। बेटा ये जो क्वेश्चन मैं बोल रही हूँ ये आप अपने नोट करके रखिए, ये हर हाल में आपको पूछे जाएंगे। व्हाट डू यू मीन बाय ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। अब ग्लाइकोसिडिक लिंकेज क्या होती है, आपके MCQs का क्वेश्चन भी है, आपके 1 मार्क का क्वेश्चन भी है, किसी में भी पूछा जा सकता है।
जो आपके पास ग्लूकोज और फ्रक्टोज, ग्लूकोज और इधर है आपका फ्रक्टोज, ये आपस में एक दूसरे के साथ कैसे लिंक होती है, लाइक दिस। क्लियर? ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज लिंक्ड बाय बॉन्ड। ये जो बॉन्ड है और ये बॉन्ड के बीच में जो एलिमेंट है वो क्या आएगा आपका, ऑक्सीजन। ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज में कौन सा एलिमेंट आता है, ग्लाइकोज, दिस इज ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। विच टाइप ऑफ लिंकेज इज, अगेन क्वेश्चन की फॉर्म देखिए, विच टाइप ऑफ लिंकेज इज प्रेजेंट इन कार्बोहाइड्रेट्स, आंसर इज ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। क्लियर? तो ये थे हमारे डाइसेक्राइड्स। नेक्स्ट विल डिस्कस पॉलीसेक्राइड्स। पॉलीसेक्राइड्स की अगेन 3 टाइप्स हैं, स्टार्च, सेलुलोज एंड थर्ड वन इज ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन का नाम सुना होगा आपने। चलिए फर्स्ट जो है हमारा पॉलीसेक्राइड। पॉलीसेक्राइड मीन्स these are the carbohydrates which on hydrolysis liberate number of monosaccharides units. ये हमें हाइड्रोलिसिस के बाद कितनी देती हैं, नंबर ऑफ, बिकॉज इट इज पॉलीमर। ये हमारा पॉलीमर्स होते हैं। और लाइक स्टार्च क्या है, स्टार्च इज ए पॉलीमर, स्टार्च पॉलीमर है। और हाइड्रोलिसिस के बाद ये हमें क्या दे रहा है, मोनोमर एंड नंबर ऑफ ग्लूकोज। क्लियर? स्टार्च इज मेड अप ऑफ 2 कंपोनेंट्स। ये 2 कंपोनेंट से मिलकर बना होता है। एमाइलोज, अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, एंड एमाइलोपेक्टिन। एमाइलोज एंड एमाइलोपेक्टिन। एमाइलोपेक्टिन, एमाइलोज क्या है, इट इज अ लीनियर स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। चेन बनती जाती है, लीनियर चेन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज यूनिट्स। और लिंकेज क्या रहेगी इसमें, C1 C4 अल्फा डी ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। जो हमारा एमाइलोपेक्टिन है, इट शोज लीनियर एज वेल एज हाईली ब्रांच्ड। क्लियर? हाईली ब्रांच्ड। तो जब ये लीनियर स्ट्रक्चर शो कर रहा है तो मींस एमाइलोज वाला अरेंजमेंट है, तो उसमें जो लिंकेज रहेगी वो रहेगी आपकी C1 C4 अल्फा डी ग्लाइकोसिडिक। और जब वो ब्रांचिंग शुरू कर देगा तो उसमें जो लिंकेज रहेगी वो क्या रहेगी, C1 C6 अल्फा डी ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपको पता होनी चाहिए। क्लियर? अब ये क्योंकि ये हाईली ब्रांच्ड होता है, सो ये आपका रहेगा इनसॉल्युबल एंड दिस वन इज सॉल्युबल। क्लियर? ये आपका सॉल्युबल फ्रैक्शन रहता है एंड दिस इज इनसॉल्युबल फ्रैक्शन। अब स्टार्च किस किस में मिलता है, राइस खाते हैं और राइस में स्टार्च होता है, तो इसीलिए जो स्टार्च है वो हमें एनर्जी कैसे देता है, बिकॉज जब उसकी हाइड्रोलिसिस होती है तो इट रिलीजेस ग्लूकोज एंड ग्लूकोज इज द इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी। ये सबसे बड़ा यूज है कार्बोहाइड्रेट्स का। तो ग्लूकोज क्यों, जितने भी पेशेंट्स हैं जब वो हॉस्पिटल में आते हैं एग्जॉस्टेड होते हैं तो डॉक्टर सबसे पहले उनको ड्रिप लगाते हैं, ग्लूकोज देते हैं ताकि इमीडिएटली उनको एनर्जी मिल सके। सो व्हाट इज स्टार्च? स्टार्च इज अ पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज। इट इज मेड अप ऑफ 2 कंपोनेंट्स, एमाइलोज एंड एमाइलोपेक्टिन। एमाइलोज जो लीनियर स्ट्रक्चर होता है और उसमें C1 C4 और अल्फा डी ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होती है। एमाइलोपेक्टिन जो है ये लीनियर और ब्रांच दोनों शो करता है। जब वो लीनियर शो करता है तो उसके अंदर लिंकेज होती है C1 C4, और जब वो ब्रांचिंग शो करता है तो उसमें एक ही स्ट्रक्चर में लीनियर भी आएगा और ब्रांचिंग भी आएगा। क्लियर? जैसे ये है आपका लीनियर चलता जा रहा है, उसके बाद ब्रांचिंग शुरू होगी। अब देखिए ब्रांचिंग, ये इसका फर्स्ट कार्बन होगा और ये इसका 6 कार्बन होगा, तो यहाँ पर लिंकेज क्या रहेगी, C1 C6, और यहाँ पर लिंकेज क्या रहेगी, C1 C4। तो ये था हमारा स्ट्रक्चर ऑफ स्टार्च, कि वो किस किस से, उसकी कंपोजिशन किस किस से मिलकर बना है, क्या इसका अरेंजमेंट है। नेक्स्ट इज सेलुलोज। सेलुलोज कहाँ मिलता है हमें, सेलुलोज इज फाउंड इन, ये मेनली प्लांट मटेरियल होता है, ठीक है, वुडी मटेरियल। सेलुलोज जो है मेनली प्लांट मटेरियल्स में आता है। आप जितने भी एनिमल्स को देखते हो, काउज वगैरह को देखते हो, ये खाती रहती हैं, चबाती रहती हैं, कुछ ग्रासेस भी खा जाती हैं, तो उसके साथ कुछ वुडन पोर्शन भी जाता है। हम खा सकते हैं, हम नहीं खा सकते, बिकॉज हमारे अंदर सेलुलोज को डाइजेस्ट करने के लिए सेलुलेज एंजाइम नहीं होता है, बट ये जो एनिमल्स होते हैं इनके अंदर होता है। अब नाउ सेलुलोज क्या है, अगेन इट इज अ पॉलीसेकेराइड, इट इज ए पॉलीसेकेराइड। और इसमें क्या होता है, C1 C4
इसमें अब बीटा डी लिंकेज है, ध्यान रखनी है ये चीजें। कौन सी लिंकेज है? बीटा डी लिंकेज C1 C4 सेकेंड टाइप। थर्ड टाइप है हमारी ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन जो है अगेन इट इज अ पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज, इट इज नेम्ड एज रिजर्व्ड कार्बोहाइड्रेट। पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज named as रिजर्व कार्बोहाइड्रेट। ये हमारे लिवर के अंदर स्टोर्ड रहता है। जब कभी हम स्टार्विंग पे होते हैं, हम फास्ट रखते हैं, हमने खाना नहीं खाया, फिर भी हम काम करते हैं ना, तो हमारे अंदर वो एनर्जी कहाँ से आती है? उस टाइम पे हमारे अंदर जो स्टोर्ड ग्लाइकोजन होता है ये हाइड्रोलाइज करके ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है और हमें एनर्जी देता है। सो दीज आर द थ्री पॉलीमर्स ऑफ थ्री पॉलीसेकेराइड्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। सो ये हमने फर्स्ट बायोमोलिक्यूल डिस्कस किया है, दैट इज कार्बोहाइड्रेट। नाउ वी विल डिस्कस प्रोटीन्स, सेकेंड बायोमोलिक्यूल। प्रोटीन्स क्या होते हैं? दीज आर द पॉलीमर्स ऑफ एमिनो एसिड्स। क्लियर? दीज आर द पॉलीमर्स ऑफ एमिनो एसिड्स। और एमिनो एसिड्स क्या होते हैं? दीज आर द मोनोमर्स ऑफ प्रोटीन्स। एमिनो एसिड्स कंटेन कार्बोक्सिल ग्रुप भी होता है इनके अंदर और NH3 ग्रुप। ये दो ग्रुप होते हैं एमिनो एसिड्स के अंदर। एमिनो एसिड्स दो टाइप्स होती हैं। क्या नेम दिए हैं हमने? इसेंशियल एमिनो एसिड्स एंड नॉन इसेंशियल एमिनो एसिड। जो एमिनो एसिड हमारी बॉडी के अंदर अपने आप प्रोड्यूस होते रहते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? नॉन इसेंशियल। और जिनकी हमें बाहर से डोज लेनी पड़ती है उनको क्या बोलते हैं? डाइट के साथ जरूरी होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? इसेंशियल एमिनो एसिड्स। क्लियर? these are not essential to taken in diet but these must be taken in diet so as to fulfill the requirement, because प्रोटीन के बिना तो हमारी जो है वो ग्रोथ होगी नहीं। कार्बोहाइड्रेट एनर्जी यील्डिंग फूड है, बट जो प्रोटीन है दे आर रिक्वायर्ड फॉर आर ग्रोथ। तो इसेंशियल एंड नॉन इसेंशियल एमिनो एसिड। सो ये भी मैंने आपको बता दिया। अब इसेंशियल एमिनो एसिड्स में हमारे क्या आते हैं? वेलिन आता है। वेलिन हमारा इसेंशियल एमिनो एसिड है। देन उसके बाद जो है हमारे इसेंशियल एमिनो एसिड्स में हमारा लाइसिन भी आता है। नॉन इसेंशियल में आते हैं ग्लाइसिन एंड एलेनिन। क्लियर? आपकी बुक्स में एनसीईआरटी में आपको 10 इसेंशियल अमीनो एसिड्स के नेम दे रखे हैं। अगर तो आप 10 कर सकते हो, कोई भी या तो नॉन इसेंशियल कर लो या इसेंशियल कर लो, तो दूसरे अपने आप ही अगर एमसीक्यूज में आएंगे तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, ये भी आपके ट्रिक्स हैं। अदरवाइज आपको दो एग्जाम्पल तो हर हाल में लर्न करने हैं, इसेंशियल के और नॉन इसेंशियल के। क्लियर? अब मैंने जैसे आपको बताया कि जो हमारा अमीनो एसिड है इसके अंदर कार्बोक्सिल ग्रुप भी होता है और NH ग्रुप, NH3 अमोनिया ग्रुप, अमीन ग्रुप जिसको आप बोलते हो, वो भी होता है। तो हम डिस्कस करते हैं अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर ऑफ अमीनो एसिड। क्लियर? H NH2। क्लियर? ये है हमारा ग्लाइसिन, सिंपलेस्ट अमीनो एसिड। और अगर ये आप H को CH3 से रिप्लेस कर देते हो तो ये क्या बन गया हमारा? एलेनिन। सो दीज आर द सिंपलेस्ट अमीनो एसिड्स। ठीक है, NH2 ग्रुप भी है, COH ग्रुप भी है। अब दीज आर द 3 टाइप्स हैं हमारी जो अमीनो एसिड्स की। कौन कौन से अमीनो एसिड्स होते हैं? एसिडिक अमीनो एसिड, बेसिक अमीनो एसिड एंड न्यूट्रल अमीनो एसिड। अगर आपके अमीनो एसिड में कार्बोक्सिल ग्रुप ज्यादा है, कार्बोक्सिल ग्रुप अगर ज्यादा है तो वो क्या हो गया आपका? एसिडिक अमीनो एसिड। इसके एग्जांपल आप दे सकते हो एस्पार्टिक एसिड एंड ग्लूटामिक एसिड। एस्पार्टिक एसिड एंड ग्लूटामिक एसिड। अगर आपके अमीनो एसिड में NH2 ग्रुप ज्यादा है, NH2 ग्रुप मोर देन COH, तो वो क्या बन गया आपका? बेसिक अमीनो एसिड। और जो आपका बेसिक अमीनो एसिड है इसमें आपके देन दिस न्यूट्रल अमीनो एसिड, जब आपका NH2 और COH इन सेम नंबर, जब ये आपके सेम नंबर में होते हैं तो हम इसको बोलते हैं न्यूट्रल अमीनो एसिड्स। क्लियर? देन हमारे पास एक
टर्म आती है दैट इज आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट। आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट क्या होता है? एक ऐसी पीएच, अब जो अमीनो एसिड है वो किस तरह से एग्जिस्ट कर सकता है। सपोज मैंने एलेनिन का एग्जांपल लिया, अमीनो एसिड इस तरह से एग्जिस्ट करता है, ठीक है, नेगेटिव चार्ज भी है, पॉजिटिव चार्ज भी है, क्लियर। तो इट मींस ये हमारा जो अमीनो एसिड है ये हमारा क्या बिहेव कर रहा है, एज ए एक एम्फोटेरिक सा स्ट्रक्चर बिहेव कर रहा है, जिसको हम ज्विटर आयन बोलते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, व्हाट इज ज्विटर आयन? तो ये आपने ये स्ट्रक्चर बनाना है। ज्विटर आयन क्या है? व्हेन द at the same time positive and negative charges appear on the structure, it is called zwitter ion। और क्या होता है ये जो zwitter ion है, at certain pH it does not migrate under the influence of electricity, उस पॉइंट को, उस सर्टेन पीएच को, जिस पॉइंट पे ये ऐसा शो करता है उसको हम क्या बोलते हैं? आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट। जिस पीएच पे, जिस पॉइंट पर आपका एमिनो एसिड इलेक्ट्रिक फील्ड में मूवमेंट, माइग्रेशन नहीं शो करता है, उसको हम क्या बोलते हैं? आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट। नेक्स्ट वी विल डू द क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स। हमारे पास जो प्रोटीन की क्लासिफिकेशन है दो तरह से है। फर्स्ट डिपेंडिंग अपॉन द शेप एंड सेकंड डिपेंडिंग अपॉन द स्ट्रक्चर। सो फर्स्टली आई विल डिस्कस क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन ऑन द बेसिस ऑफ शेप। तो मेरे पास दो क्लासिफिकेशन है। क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन, फर्स्ट मैं डिस्कस कर रही हूं ऑन द बेसिस ऑफ शेप। इसमें मेरे पास हैं फाइब्रस प्रोटीन एंड ग्लोबुलर प्रोटीन, ठीक है। तो हम इसके साथ साथ साइड बाय साइड डिफरेंसेस भी कर लेते हैं, बिकॉज एग्जाम में डिफरेंसेस पूछे जाते हैं। क्लियर? फाइब्रस प्रोटीन एंड ग्लोबुलर प्रोटीन। जो फाइब्रस प्रोटीन है ये एक लीनियर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, लीनियर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, स्टेबलाइज्ड बाय, इसके अंदर स्टेबलाइज्ड का मतलब इसके अंदर बॉन्डिंग कैसी है? इट इज स्टेबलाइज्ड बाय हाइड्रोजन बॉन्ड्स। क्लियर? इट इज स्टेबलाइज्ड बाय हाइड्रोजन बॉन्ड्स। ये क्या है? स्फेरिकल स्ट्रक्चर होता है, क्लियर। एंड इट इज आल्सो स्टेबलाइज्ड बाय हाइड्रोजन बॉन्ड, ये भी हाइड्रोजन बॉन्ड से स्टेबलाइज होता है। इसके अंदर जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो स्ट्रॉन्ग है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग। इसके अंदर जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो वीक होती है, क्लियर। अब क्योंकि वीक है तो बॉन्ड जल्दी टूट जाएंगे, सो इट इज सॉल्युबल इन वाटर। एंड ये क्या है आपका? इनसॉल्युबल, ठीक है। हमने 4 डिफरेंसेस, 2 मार्क्स का आपको क्वेश्चन आता है। इसके एग्जांपल दे सकते हो आप, केराटिन, कोलेजन, और इसका फाइब्रस का एग्जांपल क्या दे सकते हो आप? इंसुलिन एंड हीमोग्लोबिन। तो ये ही हमारी क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ शेप। नाउ वी विल डू द क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रक्चर। ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर हमारा जो प्रोटीन है इट हैज 4 टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर, 4 तरह के डिफरेंट स्ट्रक्चर्स शो करता है। नाउ बिफोर डिस्कसिंग द क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, आई एम गोइंग टू डिस्कस, हमने बताया कि प्रोटीन्स आर मेड अप ऑफ एमिनो एसिड। जैसे कार्बोहाइड्रेट्स में मैंने आपको बताया था कि जो पॉलीमर्स हैं, स्टार्च, सेलुलोज एंड ग्लाइकोजन, क्या थे आपके? पॉलीमर्स थे, एंड दे आर मेड अप ऑफ मोनोमर्स, ग्लूकोज। तो उनके अंदर जो मोनोमेरिक यूनिट लाइक ग्लूकोज थे वो कैसे जॉइंट थे? ग्लाइकोसिडिक। इसी तरह से जो हमारा प्रोटीन है इट इज मेड अप ऑफ डिफरेंट अमीनो एसिड। एक अमीनो एसिड दूसरे अमीनो एसिड से जुड़ा है, ठीक है। 20 अमीनो एसिड्स हैं, लेकिन उनका जो सीक्वेंस है जुड़ने का वो अलग अलग होता है, तो इसलिए हमारे पास डिफरेंट प्रोटीन्स बनते हैं। अब एक अमीनो एसिड दूसरे अमीनो एसिड से कैसे जुड़ा है?
लाइक सपोज मैंने ग्लाइसिन एंड एलिलिन आपको सिंपलेस्ट करवाए हैं, सो मैं आपको बॉन्डिंग करके दिखा रही हूँ कि ये कैसे जुड़ेंगे आपस में। ये मेरा है ग्लाइसिन, और यहां पर मैंने ले लिया है, ये क्या है, एलेनिन। जब ये आपस में जुड़ेंगे तो क्या हुआ, इसमें से हमारा वाटर बाहर निकल जाएगा। तो देखिए, आप ध्यान से देखिए, यहां पर हमारी जो लिंकेज है वो क्या रहेगी, पेप्टाइड लिंकेज। इस लिंकेज का नेम क्या है, पेप्टाइड। तो आप ध्यान से देखिए, यहां से वाटर निकला, ठीक है, OH यहां से निकला, H एक यहां से निकला, वाटर निकल गया, बाकी क्या बचा, CONH। ये जो CONH लिंकेज है, दिस इज कॉल्ड पेप्टाइड लिंकेज। और इसी तरह से जब बहुत सारी चेन्स आपस में जुड़ती जाती हैं, वी गेट पॉलीपेप्टाइड चेन, पॉलीपेप्टाइड चेन। सो विच लिंकेज इज प्रेजेंट इन द प्रोटीन्स, आंसर क्या रहेगा, पेप्टाइड लिंकेज। विच लिंकेज इज प्रेजेंट इन कार्बोहाइड्रेट्स, आंसर क्या रहेगा, glycosidic linkage. So let's discuss the structure. Now first we'll discuss the primary structure. Primary structure क्या कहता है, the sequence in which different amino acids are arranged. The sequence in which different amino acids are arranged. Sequence, ये हमें sequence बताता है और straight chain structure होता है. Secondary structure, सेकेंडरी स्ट्रक्चर में क्या बन जाती है, पॉलीपेप्टाइड चेन बन जाती है, पॉलीपेप्टाइड चेन। अब जो पॉलीपेप्टाइड चेन है उसका जो अरेंजमेंट है दो तरह से हो जाता है, इसको हमने दो तरह से नेम दिए हैं। वो जो दो नेम है वो किस तरह से अरेंज करते हैं, अल्फा एंड बीटा प्लेटेड स्ट्रक्चर। सेकेंडरी स्ट्रक्चर की दो टाइप्स हैं, अल्फा एंड बीटा। अल्फा में क्या है, द कॉइलिंग ऑफ अल्फा, अल्फा में क्या होता है, दोनों पॉलीपेप्टाइड चेन बन चुकी है इसके अंदर। अल्फा में जो आपकी पॉलीपेप्टाइड चेन है, पॉलीपेप्टाइड चेन stabilized by intramolecular hydrogen bonding, intramolecular hydrogen bonding। अब इसमें क्या होगा, बीटा प्लेटेड में क्या होता है, कॉइलिंग शुरू हो जाएगी, ठीक है। बीटा प्लेटेड में क्या है, जो आपकी पेप्टाइड चेन है ये स्ट्रेच हो जाती है, पेप्टाइड चेन मींस पॉलीपेप्टाइड चेन। जो आपकी पॉलीपेप्टाइड चेन है अंडरगोज एक्सटेंशन, कंप्लीटली ये एक्सटेंशन शो करती है, पूरी तरह से ये स्ट्रेच हो जाती है, ठीक है। तो इसीलिए इसका नेम क्या है, बीटा प्लेटेड शीट स्ट्रक्चर, ठीक है। पूरी तरह से ये पूरी तरह से खुल जाती है, क्लियर। एंड इसके अंदर जो बॉन्डिंग है, इंटरमॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। देखिए अब कॉइलिंग जो है, यहाँ पर कॉइलिंग शुरू हो गई थी और इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग थी। अब इसमें क्या है, जो कॉइलिंग है वो खुल गई है, ठीक है। तो जो स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर्स बन गई हैं, अब डिफरेंट जो स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर्स बने हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ कैसे अटैच्ड हैं, बाय इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सो ये थी हमारी सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। नेक्स्ट we'll डिस्कस टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स। अब टर्शरी स्ट्रक्चर में क्या है, बहुत ज्यादा कॉइलिंग स्टार्ट हो गई है, क्लियर, बहुत ज्यादा कॉइलिंग स्टार्ट हो गई है। टर्शरी स्ट्रक्चर, कंप्लीट ओवरलैपिंग, बहुत ज्यादा स्ट्रक्चर जो है वो कॉइलिंग स्टार्ट हो चुकी है। अब इसके अंदर जो बॉन्डिंग है वो किस किस तरह की है, कौन कौन से बॉन्ड आएंगे जी, हाइड्रोजन बॉन्ड, डाइसल्फाइड बॉन्ड एंड वैन डर वाल्स फोर्सेस। तीन तरह के इसमें फोर्सेस जो हैं वो अराइज करते हैं, वैन डर वाल्स फोर्सेस। नेक्स्ट इज क्वाटनरी स्ट्रक्चर, क्वाटनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। क्वाटनरी स्ट्रक्चर में क्या है, और बहुत ज्यादा कॉइलिंग हो जाएगी, बहुत ज्यादा। और क्वाटनरी स्ट्रक्चर का हमारा एग्जांपल क्या है, हमारा
हीमोग्लोबिन। क्लियर? तो ये थी हमारी क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स ऑन द बेसिस ऑफ शेप एज वेल एज ऑन द स्ट्रक्चर। तो इससे रिलेटेड आपको ये क्वेश्चन आता है, स्पेशली बॉन्डिंग। बॉन्डिंग आपको अच्छी तरह से आपने देखनी है। सेकेंडरी में कौन सी बॉन्डिंग हो रही है, इंटर किस में है, इंट्रा किस में है, टर्शरी में कौन सी बॉन्डिंग हो रही है। और प्राइमरी का लास्ट क्वेश्चन पिछली बार आया था, एमसीक्यूज का क्वेश्चन आया था, द सीक्वेंस इन विच डिफरेंट अमीनो एसिड्स आर अरेंज्ड इन प्रोटीन इज कॉल्ड। 4 ऑप्शंस दिए थे और बहुत कम बच्चों को पता था कि इसका आंसर क्या था, प्राइमरी। लेकिन बहुत कम बच्चों को इसका राइट आंसर पता था। क्लियर? नेक्स्ट हमारे पास बच्चे इससे इंपॉर्टेंट रिलेटेड हमारे पास टर्म आती है, दैट इज द डीनेचरेशन ऑफ प्रोटीन्स। डीनेचरेशन का मीनिंग क्या होता है, नाम सुना होगा आपने, डीनेचरेशन। जब आपने किसी प्रोटीन्स के ऊपर एडवर्स कंडीशंस अप्लाई कर दी, आपने उसकी पीएच चेंज कर दी, आपने टेम्परेचर उसका ज्यादा दे दिया, तो आप क्या देखते हो, आपकी जो प्रोटीन है उसकी सारी कॉइलिंग जो है अगर आपने टेम्परेचर ज्यादा बढ़ा दिया तो उसकी जो पॉलीपेप्टाइड चेन्स है वो खुलनी शुरू हो जाएंगी, कॉइलिंग सारी खत्म हो जाएगी, उसके अंदर के जो बॉन्ड्स हैं वो टूटना शुरू हो जाएंगे। तो जब ऐसी चीज आती है तो क्या होता है, it loses all its biological properties. So denaturation में क्या है, it takes place under the adverse conditions like you are increasing the temperature or you are changing the pH, then coiling जो है प्रोटीन आपका unfold हो जाता है and it loses all its biological properties, then this is said to be the denaturation of protein. और denaturation के आपके एग्जाम्पल क्या आप दे सकते हो, like coagulation of egg, आपने एग बॉइल किया होगा, जब आप रॉ एग को ब्रेक करते हो तो उसमें से लिक्विड निकलता है, जब आप उसी एग की बॉइलिंग कर देते हो तो वो लिक्विड गायब, इट चेंजेस इनटू हार्ड मास, फ्लेक्सिबल मास की तरह बन जाता है, दिस इज सेड टू बी द कोएगुलेशन। क्लियर? नेक्स्ट आप एग्जांपल दे सकते हो, कर्डलिंग, कर्ड बनाते हो दूध से, अगेन इट्स कोएगुलेशन। सो दीज आर द टू एग्जांपल जिसमें उसकी सारी की सारी बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज तो खत्म हो जाती हैं। वन मोर क्वेश्चन जो डीनेचरेशन के लिए आपसे पूछा जाता है, डीनेचरेशन में कौन से स्ट्रक्चर्स जो है वो लॉस्ट हो जाते हैं और कौन से स्ट्रक्चर्स इंटैक्ट रहते हैं। तो जब आप डीनेचरेशन ऑफ प्रोटीन की बात करते हो तो उसमें से जो उसका प्राइमरी स्ट्रक्चर है वो एज सच रहता है, बट सेकेंडरी टर्शरी एंड क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑल इज लॉस्ट। सो दिस इज ऑल अबाउट डीनेचरेशन ऑफ प्रोटीन। ये हमारा सेकेंड बायोमोलिक्यूल था। थर्ड विल डिस्कस न्यूक्लिक एसिड, मेनली बच्चे कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन्स हैं। नेक्स्ट तो है बहुत छोटी छोटी सी उनके बारे में इंफॉर्मेशन है, न्यूक्लिक एसिड्स। नेक्स्ट विल डू न्यूक्लिक एसिड्स। अब न्यूक्लिक एसिड्स क्या होते हैं ये आपने ऑलरेडी पढ़ा है, हमने सिलेबस में 2 तरह के न्यूक्लिक एसिड स्टडी करे हैं। व्हाट आर न्यूक्लिक एसिड्स? न्यूक्लिक एसिड्स, these are the polymers of these are polymers of nucleotide. Clear? What are nucleic acids? These are the polymers of nucleotides and they are of 2 types, DNA, RNA. DNA की फुल फॉर्म क्या है, डी ऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। आरएनए क्या है, राइबोज न्यूक्लिक एसिड। तो न्यूक्लिक एसिड राइबोज क्या है, शुगर है, राइबोज इट्स अ शुगर। क्लियर? तो हमारे जो न्यूक्लिक एसिड्स हैं इनके अंदर क्या क्या होता है, शुगर है, बेस होती है एंड फास्फोरिक एसिड, फास्फोरिक एसिड। अब न्यूक्लिक एसिड से रिलेटेड मैंने आपको बताया न्यूक्लियोटाइड्स, दीज आर द पॉलीमर्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। नाउ व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन न्यूक्लियोटाइड्स एंड न्यूक्लियोसाइड्स? 2 चीजें आती हैं अगेन हमारे पास, न्यूक्लियोटाइड्स एंड न्यूक्लियोसाइड्स। न्यूक्लियोटाइड कंसिस्ट ऑफ शुगर प्लस बेस, जो न्यूक्लियोसाइड है इट हैज शुगर, बेस as well as phosphoric acid. Clear? This is the difference between nucleoside and nucleotide. अब हमने बात करी है bases की बारे में, तो there are 4 types of bases, actually we can say 5 types, 5 types of bases जो हमारे न्यूक्लिक एसिड्स में होती हैं। कौन कौन सी होती हैं, डीएनए में कौन कौन सी हैं, ध्यान से देखिए, एडेनिन, थायामीन, साइटोसिन एंड गुआनिन। इनके सिंबल ए, टी, सी,
एंड जी। आरएनए के अंदर कौन कौन सी है? अब मैं इसकी एब्रीविएशन सिंबल दिख रही हूँ, एडेनिन है। अब आरएनए के अंदर थायामीन नहीं होती है, इसके अंदर क्या होती है? यूरेसिल। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन डीएनए एंड आरएनए। अगर बेसिस के बेस पर डिफरेंस आ जाए, ये भी आता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें थायामीन नहीं होती, उसकी जगह क्या होता है? यूरेसिल। साइटोसिन होती है और गुआनिन होता है। सो विच बेस इज एब्सेंट इन आरएनए? थायामीन। विच बेस इज एब्सेंट इन डीएनए? यूरेसिल। क्लियर? सो ये थी हमारी डीएनए एंड आरएनए के बारे में। नेक्स्ट, डीएनए का क्या काम है और आरएनए का क्या काम है? अगर आपको डीएनए एंड आरएनए के डिफरेंसेस भी आते हैं, तो डिफरेंसेस के लिए आपको 2 मार्क्स में अगर डिफरेंसेस आए तो मिनिमम 3 डिफरेंसेस तो आप लिखोगे ही लिखोगे। चलिए देखते हैं कौन कौन से डिफरेंसेस आते हैं हमारे डीएनए एंड आरएनए। पहले तो डीएनए के अंदर क्या होती है? डीऑक्सी राइबोस शुगर, डीऑक्सी राइबोस शुगर। और आरएनए के अंदर क्या होती है? राइबोस शुगर। डीएनए के अंदर थायामीन होता है, थायामीन बेस है। आरएनए के अंदर यूरेसिल। डीएनए डबल स्ट्रैंड होता है, आरएनए सिंगल स्ट्रैंड होता है। जो डीएनए है, इट इज इन्वॉल्व इन इनहेरिटेंस एंड आरएनए इज इन्वॉल्व इन प्रोटीन सिंथेसिस। सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसमें हमारा सब कुछ आ गया है, हमने सारा कुछ डिस्कस कर लिया है डीएनए एंड आरएनए। क्लियर? सो ये था हमारा न्यूक्लिक एसिड के बारे में। नेक्स्ट विल डिस्कस एंजाइम्स। चलिए पहले हम एंजाइम्स की बात करते हैं। अब एंजाइम्स क्या होते हैं? हमने कैटलिस्ट पढ़े हैं। कैटलिस्ट क्या करते हैं? दे स्पीड अप द रिएक्शन। इन द सेम वे जो एंजाइम्स होते हैं, ये हमारी बॉडी के लिए दीज आर द बायोलॉजिकल कैटलिस्ट। दीज आर biological catalyst. They speed up the reactions in our body. Clear? They speed up reactions in our body. एंजाइम्स की क्या क्या क्वालिटीज हैं? दे आर रिक्वायर्ड इन ट्रेसेस, बहुत कम अमाउंट में चाहिए। दे आर स्पेसिफिक, हर एक रिएक्शन का एंजाइम एक स्पेसिफिक होता है। दे आर हाईली एफिशिएंट। क्लियर? नेक्स्ट इज, अब एंजाइम जो है इनकी हमारी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा जरूरत है। लाइक हमारे पास है स्ट्रेप्टोकाइनेज, एक एंजाइम है। इट इज यूज्ड, अगर किसी को हार्ट की प्रॉब्लम हो गई है तो ये इट इज यूज्ड टू डिसॉल्व ब्लड क्लॉट। देन फिनाइल कीटोन यूरिया, ये एक डिजीज है caused by deficiency of phenylalanine। ठीक है, ये हमारा एंजाइम है। देन हमारे पास एक और हमारी डिजीज है, दैट इज एल्बिनिज्म। एल्बिनिज्म डिजीज is caused by deficiency of tyrosinase। तो ये these are again 3 questions related to enzyme part। एंजाइम की डेफिनेशन आनी चाहिए, एंजाइम के कैरेक्टर्स आपको पता होने चाहिए, और किस एंजाइम का क्या फंक्शन है। कौन सा एंजाइम है जो ब्लड क्लॉट को डिसॉल्व करने के काम आता है? स्ट्रेप्टोकाइनेज। किस एंजाइम की वजह से फिनाइल कीटोन यूरिया डिजीज होती है? फिनाइलएलेनिन। एंड एल्बिनिज्म इज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ टायरोसिनेज। नेक्स्ट हमारे पास टर्म है दैट इज विटामिन, जो हमारा बायोमोलिक्यूल है। नेक्स्ट विटामिन। अब विटामिन क्या है? ये कुछ ऐसे हमारे पास केमिकल हमारे कंपाउंड्स हैं विच आर रिलीज्ड बाय एंडोक्राइन ग्लैंड्स इन आवर बॉडी। क्लियर? दीज आर जो हमारी जो है इंटरसेलुलर हमारी ब्लड स्ट्रीम में सीधे के सीधे ही पास हो जाते हैं। We are discussing vitamins.
Vitamins क्या है? These are the chemical compounds. Chemical compounds directly released in our bloodstream by endocrine glands. This is of hormones. ये हम we are discussing vitamins. Hormones जो होते हैं ये होते हैं. तो vitamins क्या है? कुछ केमिकल कंपाउंड्स हैं जो हमारी बॉडी में के लिए प्रॉपर ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए जरूरी होते हैं. ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है विटामिन्स. विटामिन्स के काफी सारी टाइप्स हैं जो आपने लोअर क्लासेस में करी हैं. विटामिन ए, बी, सी, डी, ई, के एंड एच भी है. अब हमें इनके केमिकल नेम पता होने चाहिए. क्लियर? और इनसे अगर इनकी डेफिशिएंसी हो जाती है तो कौन कौन सी डिजीजेस होती है. विटामिन ए का केमिकल नेम, ये हमारे विटामिन्स हैं. ठीक है, ये हमारा केमिकल नेम लिखेंगे. देन वी विल राइट द डिजीज. ए का केमिकल नेम क्या है? रेटिनोल. बी थायामीन. सी एस्कॉर्बिक एसिड. डी अर्गोकैल्सिफिरोल. विटामिन ई टोकोफिरोल. विटामिन के पाइलोक्विनोन एंड एच बायोटिन. ठीक है, विटामिन ए की जो डेफिशिएंसी डिजीज है दैट इज नाइट ब्लाइंडनेस. सभी को पता है. इट इज बेरी, इट इज स्कर्वी, इट इज बोन्स रिलेटेड प्रॉब्लम, ऑस्टियोपोरोसिस जिसको आप बोलते हो. विटामिन ई की डेफिशिएंसी क्या है? रिलेटेड टू मसल वीकनेस, मस्कुलर पेन जैसे होना, मस्कुलर पेन. क्लियर? विटामिन के क्या है? इट इंक्रीज द क्लोटिंग टाइम. अगर इसकी डेफिशिएंसी है तो क्लोटिंग टाइम बढ़ जाएगा, जिससे अगर किसी को चोट लगेगी तो उसकी ब्लीडिंग जो है वो बंद नहीं होगी. इंक्रीज क्लोटिंग टाइम. एंड विटामिन एच की डेफिशिएंसी से क्या होता है? हेयर लॉस. तो ये थे हमारे विटामिन और ये आपको चार्ट बहुत अच्छी तरह से पता होना चाहिए. नेक्स्ट जो टर्म हम डिस्कस कर रहे थे, जो हमने ऑलरेडी पहले ही डिस्कस कर ली, हार्मोन्स क्या होते हैं? ये कुछ केमिकल कंपाउंड्स होते हैं जो डायरेक्टली हमारी ब्लड स्ट्रीम में रिलीज होते हैं बाय द डक्टलेस ग्लैंड्स, जिनको हम एंडोक्राइन ग्लैंड्स भी बोलते हैं. तो हार्मोन्स की क्लासिफिकेशन ज्यादा डिटेल हमारे सिलेबस में नहीं है. सो दीज आर द रिलीज्ड बाय एंडोक्राइन ग्लैंड्स. और इन हार्मोन्स की भी अगर हमारी बॉडी में कम या ज्यादा रिलीज हो गया, कम रिलीज हो रहा है तो भी डेफिशिएंसी, तो भी डिजीज हो जाती है. ज्यादा होता है तो भी डिजीज हो जाती है. सपोज एक एग्जांपल मैं आपको दे देती हूँ. हमारी ग्लैंड बॉडी में है पेनक्रियाज. इट रिलीजेस हार्मोन इंसुलिन. अगर इंसुलिन की डेफिशिएंसी हो जाती है तो इंसुलिन का कंट्रोल करता है ब्लड शुगर को. अगर इसकी डेफिशिएंसी होगी तो हमारी जो है, आपको पता ही है डायबिटीज क्या होता है. हमारी आधी से ज्यादा पॉपुलेशन जो है वो डायबिटिक है. क्लियर? सो दिस इज इन इम्पोर्टेंस ऑफ हार्मोन्स इन आवर बॉडी. ये रिक्वायर्ड अमाउंट में हर एक पर्सन के लिए जरूरी है. इनका प्रॉपर जो है वो सिक्रीशन होना चाहिए ग्लैंड्स की. अगर इनकी कम होता है तो भी हम सफर करते हैं. अगर इनकी सिक्रीशन ज्यादा हो जाती है तो भी हम सफर करते हैं. तो बच्चे, ये था हमारा चैप्टर बायोमोलिक्यूल. आप इस वीडियो को अच्छी तरह से देखिए. बहुत थॉरली एक एक चीज आपको क्लियरली आपको बताई गई है. इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस किए गए हैं. कैसे कैसे आपने अटेम्प्ट करना है ये भी डिस्कस किया गया है. तो अच्छी तरह से इस वीडियो को देखिए. इस वीडियो के बाद देखने का मुझे लगता नहीं है कि कोई बच्चा 7 नंबर इसमें से ना ले, बिकॉज इट्स क्वाइट स्कोरिंग. सो इट इंक्रीजेज आवर परसेंटेज. सो अच्छी तरह से वीडियो को देखिए. एंड वीडियो देखने के बाद इफ यू लाइक दिस वीडियो देन यू लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट. थैंक यू फॉर वॉचिंग.